शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 144 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये धारा जुड़ी है पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता मतलब मेंटेनेंस पाने की कानूनी प्रक्रिया से। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझाते हैं, तो कोशिश करते हैं इस कानूनी रास्ते को समझने की। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून उन लोगों की मदद कैसे करता है जो मतलब आर्थिक रूप से खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, खासकर तब जब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जिस पर है वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा हो। तो देखते हैं ये असल में कैसे काम करता है। हाँ, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये हक है किसका, कौन मांग सकता है ये भत्ता। तो जानकारी के मुताबिक ऐसी पत्नी जो अपना खर्च नहीं उठा सकती और जिसके पति के पास पर्याप्त साधन है। सही। और यही बात बच्चों और माता पिता पर भी लागू होती है, अगर वो खुद अपना गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए दो मुख्य चीजें हैं, आवश्यकता और क्षमता। आवश्यकता और क्षमता। अच्छा। हाँ। मतलब जिसे भत्ता चाहिए उसकी जरूरत कितनी है ये साबित करना होगा, और जिससे मांगा जा रहा है यानी पति या जो भी संबंधित व्यक्ति है, क्या वो देने की आर्थिक स्थिति में है। ये दोनों बातें देखी जाती हैं। समझ गया। तो प्रक्रिया क्या है, मतलब अगर किसी को दावा करना है तो शुरुआत कैसे होगी? देखिए पहला कदम है एक आवेदन देना। हाँ, लिखित में। लिखित आवेदन कहाँ देना होता है? ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास दायर करना होता है, जैसे फैमिली कोर्ट हो सकता है या फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट। ठीक है। और आवेदन में क्या लिखना होता है? उसमें अपनी आर्थिक स्थिति बतानी होती है, पति या जो भी दूसरा पक्ष है उसकी आय, उसकी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और ये भी कि आप अपना गुजारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, साथ में सबूत लगाने बहुत जरूरी हैं। सबूत? कैसे सबूत? जैसे पति की आय का प्रमाण, सैलरी स्लिप हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट, कोई संपत्ति के कागजात, फिर आवेदक की अपनी आर्थिक तंगी दिखाने वाले दस्तावेज जैसे खर्चों के बिल, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। और रिश्ते का सबूत भी चाहिए, जैसे शादी का सर्टिफिकेट या तस्वीरें। ये सब दावे को मजबूत करते हैं। ये तो हुई प्रक्रिया की शुरुआत, लेकिन इसमें तो समय लग सकता है। एक बात जो जानकारी में खास तौर पर बताई गई है वो है अंतरिम भरण पोषण का, इंटरिम मेंटेनेंस। हाँ, ये बहुत अहम है। ये क्या है? देखिए, जैसा आपने कहा, केस चलने में वक्त लग सकता है, तो तत्काल राहत के लिए कोर्ट केस का अंतिम फैसला आने से पहले एक अस्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, और ये आदेश आवेदन दायर होने के 60 दिनों के अंदर भी आ सकता है। मतलब तुरंत मदद मिल सकती है। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरत तो तुरंत होती है। बिल्कुल, ये तुरंत मदद के लिए ही है। फिर जब पूरी सुनवाई हो जाती है, सारे सबूतों की जांच हो जाती है, और अगर दावा सही पाया जाता है तो फिर स्थायी भत्ते का आदेश होता है। और ये भत्ता कब से देना होता है? जिस दिन अर्जी दी उस दिन से, या जब कोर्ट ने आदेश दिया तब से? ये देखिए, ये मैजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। वो आदेश में लिखते हैं कि भत्ता आवेदन की तारीख से दिया जाए या आदेश की तारीख से। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आदेश हो गया, या अंतरिम आदेश ही सही, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भुगतान ना करे तो तब क्या? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है, और जानकारी बताती है कि कानून इस मामले में काफी सख्त है। कैसे? अगर आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया जाता तो कोर्ट वारंट जारी कर सकता है। वारंट? जी, गिरफ्तारी का वारंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है। संपत्ति जब्ती भी? हाँ, और अगर फिर भी बकाया रहता है तो हर महीने की चूक के लिए, मतलब जितने महीने का पैसा नहीं दिया उतने महीने तक की जेल हो सकती है। अच्छा। अधिकतम 1 महीने की सजा हर चूक के लिए। बाप रे, ये तो काफी कड़ा प्रावधान है। जी हाँ, ताकि कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। लेकिन क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जब ये भत्ता देने का आदेश रद्द हो सकता है? जानकारी में इसका भी जिक्र है? हाँ, कुछ खास स्थितियां हैं। जैसे अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी व्यभिचार यानी अडल्ट्री में रह रही है, या फिर वो बिना किसी जायज कारण के अपने पति से अलग रह रही है। अच्छा। या फिर अगर दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला किया है। इन मामलों में कोर्ट भत्ते के आदेश को बदल सकता है या रद्द कर सकता है। एक और बात जो मुझे इन स्रोतों में मिली वो ये है कि ये कानून धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है।
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी भारतीय नागरिकों पर यह समान रूप से लागू होता है। और पत्नी को ये भत्ता कब तक मिलता है? क्या इसकी कोई सीमा है? आमतौर पर पत्नी को ये भत्ता तब तक मिलता रहता है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। पुनर्विवाह के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें। हाँ, तो संक्षेप में ये है, सबसे पहले एक आवेदन तैयार करें, फिर उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज मतलब सबूत इकट्ठा करें, फिर सही कोर्ट में यानी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास उसे दायर करें। उसके बाद कोर्ट नोटिस भेजेगा, सुनवाई होगी। अगर जरूरत महसूस हो तो अंतरिम भत्ते के लिए जरूर कहें, और जब स्थायी या अंतरिम भत्ता मिल जाए तो उसका भुगतान सुनिश्चित करवाएं। जरूरत पड़े तो वकील की मदद लेना या महिला सहायता केंद्र से संपर्क करना फायदेमंद रहता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि BNSS 2023 की धारा 144 के तहत जरूरतमंद पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए भरण पोषण पाने का एक स्पष्ट कानूनी रास्ता है। बस जरूरत है सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही प्रक्रिया अपनाने की। हाँ बिल्कुल, और ये भी कि कानून सिर्फ हक नहीं देता बल्कि उसे लागू करवाने के तरीके भी बताता है, जैसे अंतरिम राहत देना या भुगतान न करने पर सजा का प्रावधान। ये वाकई आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सही कहा। वैसे आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है कि देखिए, कानून बना देना एक बात है, लेकिन उस कानून की जानकारी आम आदमी तक कितनी पहुंचती है और वो जानकारी उन्हें असल में कितना सशक्त बना पाती है, शायद इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है।